बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े इंतखाबात के लिए बड़ी नशिस्त हमने सजा ली है। न्यू टेलीविज़न पर मैराथन ट्रांसमिशन है और वो इसलिए है क्योंकि पंजाब के जो 14 अजला हैं उनके 20 हलकों में बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट आधा दिन गुजर चुका है और अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूँ 175 उम्मीदवार हैं जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये जो मार्का है ये PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में ही है। पंजाब का जो तख्त है उसका सेहरा किसके सर पर सजेगा, इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आज इन तमाम लोगों को हमने दावत दी है और इनका साथ हमारे साथ तब तक रहेगा जब तक हमारे पास सरकारी और हतमी नताइज नहीं आ जाते। तो मैं इंट्रोडक्शन का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले फरीद रईस साहब मेरे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं और जर्नलिस्ट हैं, न्यू टेलीविज़न से ही वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उनके बिल्कुल बराबर में ऑल द वे फ्राम इस्लामाबाद तलत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वन ऑफ आर मेंटर्स एंड ऑफ कोर्स सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब ज्वाइन करने के लिए। सर जिम करके आए हैं? जिम किया है ना? जाके करेंगे। अच्छा, जाके करेंगे। फिर आई डोंट नो कि हाउ हिज मूड इज गोइंग टू बी, क्योंकि व्हेनेवर ही इज जिमिंग इनका मूड बेस्ट होता है, ट्रांसमिशन जबरदस्त जाती है। तो सर अब आप गुस्सा हमारे पे नहीं निकालना, फवाद पे निकाल लीजिएगा। ऑलराइट, फवाद अहमद साहब हैं कराची। अच्छा ये आपने कैसे कहा कि तला साहब गुस्सा निकालते हैं? भाई जो एक इंसान जिम नहीं करता तो वो गुस्सा फिर इधर उधर ही निकालेगा ना। अभी कहीं पे हल्के में अगर कहीं पे भी लड़ाई होगी, कहीं पर भी धांधली का शोर हो गया, कहीं पर भी अगर RTS बैठ गया, अगर किसी को फोन गया हुआ, अगर अभी तक तो रिपोर्ट नहीं करेंगे। पहले तो बात ये पहले पूछ रहे RTS आज काम कर रहेगा? आज है वैसे RTS? अच्छा वैसे RTS का मैं आपको बताऊं, ये देखे ना, ये डायरेक्टर न्यूज साहब है, इसीलिए इन्होंने फौरन डायरेक्शन दी कि आई एम द डायरेक्टर न्यूज, आस्क दिस टू तलत। डायरेक्टर न्यूज साहब हमारे उस्मान साहब और प्रोग्राम के होस्ट भी हैं। थैंक यू उस्मान साहब। एंड वन ऑफ अ वेरी फाइन जेंटलमैन जिनका मैं समझती हूँ कि आज इस पैनल में सबसे ज़्यादा अबूर है इन 20 हलकों के ऊपर, ये जिसके ऊपर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, वो हैं जी माजिद नज़ामी साहब। माजिद साहब आपका खसूसी तौर पे शुक्रिया कि आपने हमें शर्फ बख्शा कि आप हमारे साथ ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। यू गोना एनलाइटन अस कि आज क्या होने वाला है। लेकिन मैं आगाज़ तलत साहब से करूँगी। तलत साहब, मोस्ट ऑफ द डे गुजर चुका है, अभी तक कुछ ख़ास मैं ये कहूँ कि अपसेट रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद, ठीक है छोटी मोटी चीज़ें वो होती रहती है, वो अगर ना हो ना तो लगता है कि इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन उसके अलावा एवरीथिंग इज़ ओके। तो मैं ये मान लूँ, मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं मान लूँ कि हर चीज़ साफ़ और शफाफ हो रही है। जी बहुत शुक्रिया। अभी तक तो नॉर्मल हो रही है, साफ शफाफ इंतखाबात के नताइज के बाद पॉलिटिकल पार्टीज डिटर्मिन करेंगी, तो अभी तक नॉर्मल हो रही है। जिस तरह आपने सही फरमाया कि जब 3000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हों, 45 लाख के करीब वोटर हो, तमाम पार्टियों ने अपने तमाम तर वसाइल इंतखाबात के अंदर झोंके हुए हों और PTI की तरफ से कहा गया हो कि हमने बंदे डिप्लॉय किए हुए हैं, अगर कोई डिब्बा किसी ने हिलाया तो हम ऐसी की तैसी कर लेंगे, और शाह महमूद कुरैशी जो है वो घूमते घामते फिर रहे हैं और कंटेनर को बजा बजा के बता रहे हो कि धांधली हो सकती है, तो फिर वी आर ऑन द एज। सो मिड डे वी आर स्टिल ऑन द एज, लेकिन सो फार सो गुड। इक्का दुक्का वाक़यात आए हैं। तो अनहोनी जो फ़िलहाल हुई है, मेरे ख्याल में दोनों जमातें उसको तवज्जो से देख रही हैं, वो टर्नआउट का बेहतर होना है। अब वो कितना बेहतर है, नंबर्स जो है हमें बाद में पता चलेंगे, लेकिन दोनों जमातों का ये मानना है कि टर्नआउट बेहतर होना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि टर्नआउट अगर बेहतर हुआ, यानी कौमी इंतखाबात के बराबर हुआ, तो हम ज़्यादा वोटर बाहर खींच के लाएंगे, और जो हमारा मार्जिन है उनका मानना ये है कि धांधली वाला जो मार्जिन है, और नून लीग का ये मानना ये है कि हमारा जो एडवांटेज है वो उसको नलिफाई कर पाएंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये कन्वेंशनल विजडम है कि जो अंडरडॉग है उसको ज़्यादा टर्नआउट जो है वो सूट करता है। इस इलेक्शन के अंदर हर कैंडिडेट जो है वो अपने बंदे खींचने पे लगा हुआ है। Who is the underdog? Sorry. अंडरडॉग तो अब ये एरिया टू एरिया जो मूव करेगा, लेकिन कन्वेंशनल विजडम ये है कि अगर आप हुकूमत में है तो आप अंडरडॉग नहीं है। लेकिन ये कन्वेंशनल विजडम जो है टर्नआउट का कि वो PTI को सपोर्ट करेगा, इस जाविये से भी देखना चाहिए कि हर कैंडिडेट ने अपने बंदे बाहर निकालने। जब अयाज सादिक जो है ओहदा छोड़ के हल्के में निकलता है, या सलमान रफ़ीक हल्का छोड़ के ओहदा छोड़ के हल्के में निकलता है, तो वो लोगों को बाहर लाने के लिए निकले। तो तमाम का तमाम टर्नआउट जो है वो PTI के हक में जाने वाला जो फार्मूला मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन टर्नआउट बेहतर है, जिससे मुराद ये कि पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है, जिससे मुराद ये है कि जितनी पार्टिसिपेशन अच्छी होगी, जितने नंबर्स अच्छे होंगे, उतने धांधली वाले इल्ज़ामात जो हैं वो कम लेंगे। हाउएवर स्लिम मार्जिन जो हैं उसके ऊपर फिर बहस होगी कि जी 400 वोट, 700 वोट, 1500 वोट आपने आगे पीछे कर दिए। तो मेरे ख्याल में अभी तक जो रिदम है वो टर्नआउट के गिर्द घूम रहा है।
अच्छा, बड़ी माजरत के साथ थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगी। वैसे तो खैर मैं होस्ट पे हूँ, जाना मैंने माजिद साहब के पास है, लेकिन आपने कहा कि धांधली की आवाज़ें कम आएंगी। वो जो दूसरी तरफ साहब है ना, जिनका नाम है इमरान खान साहब, वो 20 सीटें भी जीत लेंगे ना, उन्होंने फिर भी कहना है कि धांधली उन्होंने बहुत करने की कोशिश की लेकिन हमने जीती। ये धांधली की आवाज़ फिर भी आएगी सर, आएगी। लेकिन अगर आप देखें कि फिलहाल जो ख्याल है कि आना शुरू हो गई है। अभी जो बयानात शाह महमूद कुरैशी साहब के सुन रहे हैं हम, उसके अंदर तो शोर मचा रहे हैं, अंदर ठप्पे लग रहे हैं और उन्होंने बैज लगाए हुए हैं, इस किस्म की शहबाज गिल साहब ने भी बातें की। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं अभी आते हुए कि 3-4 पोलिंग बूथ्स और स्टेशंस का देखते हुए आया हूँ और रेकी करके आया हूँ। एक चीज़ जिसको हम मेरा ख्याल है अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अगर एक तरफ कैंप लगा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और तीसरा जो कैंप है जिसमें मुझे रश नज़र आ रहा है वो है तहरीक लब्बैक का, और पीटीआई के कैंप की निस्बत ज़्यादा रौनक वहाँ पे नज़र आ रही है। और ये एक ऐसी जिसको हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। ठीक है वो कितना वोट निकालते हैं, लेकिन अभी तक जो अभी 12:30 बजे तक की जो रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड के कैंपों में रश नज़र आ रहा है और उसके बाद तहरीक लब्बैक पे है। अच्छा, इसको भी लेट राइजर एक वजह हो सकती है कि वो एक जो ये वाला एलिमेंट है 2-3 हलकों के अंदर, बूथ्स के अंदर मुझे नजर आया है। इससे पहले भी 2018 में भी आप देखें तो वो एलिमेंट रहा है मुख्तलिफ। अगर आप कंस्टिट्यूएंसीज की बात करें तो उनके अंदर टीएलपी और 2 जगह पर झगड़ा भी हुआ है कि एक झगड़ा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पीटीआई के साथ हुआ है तो एक जगह पे तहरीक लब्बैक वर्सेस मुस्लिम लीग नून हुआ है। दिस ब्रिंग्स अ स्माइल टू माजिद's face। माजिद क्यों मतलब हंस कह रहे हैं? इसमें मजाक वाली बात है कि टीएलपी को कोई स्कोप नहीं लग रहा। देखिए मेरा ये ख्याल है कि टीएलपी ने एक चीज़ तय की हुई है कि उसने मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं जाना, उन्होंने ग्राउंड पे काम करना है। इस वजह से शायद आपको इलेक्शन के रिजल्ट्स में कोई सरप्राइज़ भी मिले। फॉर एग्जांपल कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो 10,000 तक भी जा सकते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि वो जीतने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन एक स्पॉइलर पार्टी के तौर पे वो मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ सीट निकालना और नंबर ऑफ वोट में इंक्रीज होना फर्क है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके नंबर ऑफ वोट इंक्रीज हो सकते हैं। असल जो बात हो रही है ना कि अपने कारकुन को पोलिंग स्टेशन तक और बूथ तक पहुंचाना, तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में वो ज़्यादा तेज़ हैं कि वो सुबह से ही वो लगे हुए हैं और उनका जो मामला है कितने वोट लेते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो निकालने में कामयाब जरूर। अच्छा, इसमें भी एक इलेक्शन ट्रिक होता है। जो तजर्बाकार लोग हैं वो सुबह 12 बजे तक 2 बजे तक सिर्फ बैठ के देखते रहते हैं कि किस कैंप पे कितने लोग आ रहे हैं। फिर उस पार्टी के लोग कहते हैं कि अब 250 बंदा इस यूनियन काउंसिल में लेके आओ, 400 बंदा उसमें लेके आओ, 200 इसमें लेके आओ, क्योंकि पीटीआई के कैंप में 80 बंदा जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ज़रा कुछ 150 बंदा निकालना है। तो ये जो शाम को आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज में हलचल नजर आएगी, उसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि कुछ तजर्बाकार इलेक्शन के जो कारकुन हैं वो बैठे होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ देख रहे होते हैं कि किस पोलिंग स्टेशन में माजिद 1 मिनट के लिए, बिकॉज सूबाई वजीर दाखिला है अता तारर साहब, वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा उनको सुन लें, यही टाइम है उनको सुनने का। सुनवाइए जी वो क्या कह रहे हैं, फिर उसको शामिल करेंगे अपनी डिस्कशन में। कुछ रूल्स होते हैं, कवायद और ज़वाबित हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना होता है। अब आप देखें कि पोलिंग स्टेशन के गेट की कुछ फासले पर पोलिंग कैंप्स लगते हैं। हर शख्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है। अब जो मुसल्ला जत्थे मुख्तलिफ अजलास से और मुख्तलिफ सूबों से आए हैं, उनकी कोशिश यह है कि पोलिंग स्टेशन के गेट पे खड़े हुआ जाए। सूबों से आए हैं, उनकी कोशिश यह है कि पोलिंग स्टेशन के गेट पे खड़े हुआ जाए, पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की जाए। तो देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए ये रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। और जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन जहां पे हो रहा है उस हलके में, पोलिंग स्टेशन में आप अंदर या तो उम्मीदवार जा सकता है, या उसका इलेक्शन एजेंट जा सकता है, या पोलिंग एजेंट जा सकता है। अब ये अगर जमशेद इकबाल चीमा पीपी 158 में अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वो इजाजत नहीं दी जा सकती। और उन्होंने, और नारोवाल से आए एक साहब है सईद महेश साहब, इन्होंने वहां पे कारकुनों पर तशद्दुद किया। और आप फुटेज देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि हमारे उम्मीदवार एहसन शराफत साहब पुरअमन रहे, हमारे कारकुनान पुरअमन रहे। तो ये एक तरीका है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग के अमल को स्लो करने का। इस बात को हम बखूबी समझते हैं। अब आपका कोई काम नहीं है, आप जरूर अपने इलेक्शन के दफ्तर जाएं, अपने कारकुनान से मुलाकात करें, पोलिंग कैंप का भी दौरा कर लें,
मगर पोलिंग स्टेशन के गेट पे जाके रुकावटें खड़ी करना, वहां पे अपने जत्थों के साथ लोगों को रोकना, लोगों से झगड़ना, तल्ख कलामी करना, इसकी इजाजत नहीं है। तो मैंने पुलिस को भी ये हिदायत दी हैं कि ये जमशेद इकबाल चीमा साहब ने जिस कारकुन का सर फाड़ा है और उनके साथ जो जत्था मौजूद था, उन्होंने तशद्दुद किया है, वो वाज़ेह तौर पे वीडियो एविडेंस सामने है, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। बाकी इलेक्शन एजेंट जरूर अंदर जाए, उम्मीदवार जरूर अंदर जाए, मगर किसी गैर मुतल्लका शख्स का पोलिंग स्टेशन के अंदर जाना ये हरगिज कानूनी तौर पे ना इसकी इजाजत है, ना इसकी कोई गुंजाइश है। ये जगह जगह से जो ये धांधली का रोना रो रहे हैं, इनको नजर आ गया है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है और मुस्लिम लीग नून इस वक्त तमाम हलकों में बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल हो रही है। एक शहबाज गिल साहब एफसी के मुसल्ला एहलकारों के साथ मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ में। अब आईजी की तरफ से, आईजी एफसी की तरफ से, आईजी केपीके की तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं कि किसी और सूबे की फौज का कोई भी एहलकार सूबे से बाहर नहीं जाएगा। तो ये 8-10 मुसल्ला अफराद इनके साथ क्यों हैं, इस पे भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि आप मुसल्ला लोगों को साथ लेकर चलें। हमने अभी लाहौर में तकरीबन 10 मुसल्ला अफराद को गिरफ्तार किया है, असला कब्जे में लिया है। वो तस्वीर मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर की हैं। शेखुपुरा में मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्ला अफराद को गिरफ्तार किया गया। रात इतला आई कि लोधरा में पिंडी के कुछ मुसल्ला लोग मौजूद हैं, वो किसी लैंड डेवलपर के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अब उनके पास भी असला मौजूद है, वो भावलपुर चले गए जब उनका ताकुब किया गया। तो ये असले से लेस जो जत्थे आ रहे हैं, इनको रोकना हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पुरअमन इलेक्शन तब मुमकिन होगा जब असले से पाक इलेक्शन होगा। और मैंने ये डी वेपनाइजेशन की कैंपेन आज नहीं शुरू की, ये पिछले 1.5-2 माह से जारी है और अल्लाह ताला के फजल से बहुत अच्छे तरीके से इस कैंपेन को पुलिस ने आगे बढ़ाया है। मुख्तलिफ अजला में असला अपने कब्जे में लिया है। चलिए जी, आप देख रहे थे सूबाई वज़ीर दाखिला ताहिर साहब की मीडिया से गुफ्तगू। ये अभी गुफ्तगू जारी है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे इस हवाले से। लेकिन ही इस कंप्लेनिंग फवाद, वो सिलसिला शुरू हो गया है, वो जिसकी तलत साहब जिक्र करे कि अभी तक, मुझे लगता है शायद उन्होंने तलत साहब की बात सुन ली थी। उन्होंने कहा, तलत साहब ने कहा था ना, अभी तक तो सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन अब वो कंप्लेन कर रहे हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब, असला आ गया, सर फाड़े लोगों के। ये सीरियस आपको इख्तियार होता हुआ नजर आ रहा है? आपको लगता है कि दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस? अच्छा देखिए, छोटे मोटे झगड़े तो नॉर्मल है, लेकिन निजामी साहब ने जो बात की था कि ये पूरी जो साइंस है, पोलिंग डे की एक पूरी साइंस है, इसमें एक साइंस का एक नुक्ता ये भी है कि जहाँ पर आपको लगे कि जिस पोलिंग स्टेशन पे मुखालफिन के वोटर ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ झगड़ा करके पोलिंग रुकवा दें। 1 घंटा रुका रहा है, 1.5 घंटा रुका रहा है, उससे एक टेम्पो भी ख़राब होगा। फिर जो लोग पुरअमन तरीके से पोलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो घर से नहीं निकलेंगे कि यार झगड़ा हो गया है, फिर उसका पूरा एक फिजा बनेगी। तो ये भी साइंस का हिस्सा है और ये जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी करती हैं। छोटा मोटा झगड़ा हो गया, 2 फायर कर दिए, आपस में जो है वो 4 लोग लड़ गए, कोई बैलेट बॉक्स चुराने की कोशिश की, ये कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं। अच्छा, एक आपने इब्तिदा में आरटीएस की बात की। हम आरटीएस को ना, क्योंकि बरसी भी आने वाली है 2018 के इंतखाबात की हफ्ते बाद, तो हम आरटीएस की बरसी है, जाहिर है वो आरटीएस क्योंकि उसमें दफन हो गया था। बरसी है ना, क्योंकि उसकी मौत हो गई थी ना आरटीएस की, जो चल नहीं, वो गुंचा था जो किसी को जिंदगी के लिए मुरझा गया था। अच्छा, मैं खेलकर मुरझा गया। आरटीएस ने खुद मौत कबूल की, लेकिन किसी को जिंदगी दे गया। आरटीएस ने कुर्बानी दे दी, बड़े मकसद के लिए कुर्बानी दे दी। आरटीएस ना बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको अभी जो कुरंगी का इलेक्शन हुआ कराची में, हालांकि वहाँ पे 40-50 हज़ार वोट टोटल पड़ा है, 13-14 हज़ार वाला जीत गया है, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि देखें, वोटर जो टीवी चैनल का रिपोर्टर जो रिजल्ट कलेक्ट करता है, उसके तरीकेकार 2 होते हैं। या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ते में होता है, वहाँ से जो उनके पोलिंग एजेंट अपने हेडक्वार्टर में भेज रहे होते हैं रिजल्ट, वो हमारे पास आ रहे होते हैं, हम टीवी चैनल के ऊपर दिखा रहे होते हैं। लेकिन उसका सबसे अहम फायदा जो आरटीएस का हुआ कि टीवी चैनल्स भी अलाइन थे सारे के सारे। पहले और बाद की दौड़ में बहुत थोड़ा मामला था। उसकी वजह यह थी कि इलेक्शन कमीशन का जो हेड ऑफिस था कराची का, वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, एसएमडी बड़ी
काफ़ी बड़े साइज की, उसके ऊपर रिजल्ट बराह रास्त आ रहे थे। जैसी पोलिंग का नतीजा मुकम्मल हुआ था फार्म 45, ज़ाहिर है वो एक 200-250 पोलिंग स्टेशन का एक मामला था ना, बहुत आसानी से मैनेज हो रहा था। तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बड़ी स्क्रीन के ऊपर रियल टाइम में शो हो रहा था, और वहां से जो है वो हम लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे थे, अपने पास डाटा को अपडेट भी कर रहे थे। तो वो झगड़ा भी खत्म हो गया कि जियो पे नंबर 1 पे आ रहा था, दुनिया पे जो है वो हम जीत रहे थे, खत्म हो गई ना। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा एतराज जो था ना 2018 के इलेक्शन में, वो ये था कि जी मैं दुनिया के ऊपर मैं जीत रहा था, तो जियो ने मुझे हराना शुरू कर दिया। और खुद इमरान खान साहब ने कहा कि जियो ने पहले तकरीर कैसे नशर कर दी नवाज शरीफ की 2013 में। सर पूरा जो बयानिया था इमरान खान साहब को शुरू यहाँ से हुआ ना, गिल साहब वो तो कल ट्वीट कर रहे थे कोई इलेक्शन रिजल्ट, तो विच वाज ये जो 4 हल्के हैं लाहौर वाले, बैलेट्स के हवाले से जो हम कल बात कर रहे थे जी फरी, ये जो 4 हल्के लाहौर वाले हैं, ये बेसिकली इसको कहते हैं ना, वो जैसे अंग्रेजी की टर्म है क्लैश ऑफ द टाइटन्स, ये तो वो है, उससे कुछ कम नहीं लग रहा, और शायद उसी वजह से ये इलेक्शंस जो हैं वो जनरल इलेक्शन की फील दे रहे हैं। मैं समझता हूँ बिनिश कि ओवरऑल जो आप बात करें ना, ये पूरे के पूरे मुझे तो ये लग ऐसा रहा है कि जनरल इलेक्शन की एक तरह से जो है ना ये मॉक है, ये जो हम मॉक कर रहे हैं, जिसे हम ड्राई रन कहते हैं, कि एक तरीके से पूरा ड्राई रन है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंस इसके लिए। आपने 4 की बात की, इसके अलावा भी बहुत सारे, जिसके अंदर आप मुल्तान की बात करें, जैन कुरैशी वाला जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर चूंकि वो अपने वाले साहब की जो शिकस्त है उसका बदला लेने के लिए वो बड़े उसके अंदर हैं, कि वो जिस तरीके से उनके वाले साहब को उस वक्त सलमान ने शिकस्त दी, तो वो चाहते हैं कि इस वक्त जो है वो अपने वाले साहब की शिकस्त का बदला उनसे ले। तो मैं वो भी चाहेंगे शिकस्त का बदला ले, तो अगले सीएम द कैंडिडेट हो, वो है वो जो बाप की अधूरी इच्छा है, जो ख्वाहिश है, वो आगे उस लेगेसी को वो लेके चले। तो बहरहाल ये जो आपने बात की लाहौर की, बिल्कुल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से हमने पहले भी डिस्कशंस की, और मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी तक की जो सूरत हाल है, जिसके ऊपर ओवरऑल बात कर रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल में वो वाली चीज़ें नहीं है जो हमें पहले नजर आती थी। ठीक है, अभी अता तार साहब ने जो प्रेशर की है, वो उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर कहा है कि जी मुसल्ला जत्थे को आना, और यहाँ से पिंडी से लोग आ गए, कुछ यहाँ से आ गए। सो ओवरऑल जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो उस तरह से खराब नहीं है, अंडर कंट्रोल है। यानी जिसे कहते हैं जितना बड़ा इम्पैक्ट है, जितने बड़ी इलेक्शंस हैं, जितना इसका वॉल्यूम है, उसके हिसाब से आप देखें, आप तो एक बार इलेक्शन अगर होता है तो उस एक बार इलेक्शन के अंदर आप देखें सर फटने शुरू हो जाते हैं और चीज़ हो जाती है। तो 20 हल्कों की बात है, और 20 हल्कों के अंदर अगर रहते हुए इस तरह की सिचुएशन मिड में आ गए। अच्छा एक चीज आप और पीटीआई ने भी जिमनी इलेक्शन करवाया था डस्का में, जी जी जी, आखिर में वेदर खराब हो गया था, उससे पहले सारा दिन जो है ना वो बदमाशी चलती रही, धुंध आ गई थी सर, और आप देखें सारा दिन अगर उस वक्त तो धुंध आ गई थी, लेकिन आज बारिश का इम्कान है। नहीं तो बारिश में सिग्नल आते हैं उस्मान साहब, बारिश में सिग्नल आते हैं, डिपेंड करता है आपने सर्विस कौन सी ली हुई। माजिद, व्हाट्स योर पिक? लाहौर के 4 हल्के। मेरा ये ख्याल है जी कि यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है, क्योंकि दोनों जमातों का ये ख्याल है कि 3+1 होगा। एक जमात ये कहती है कि हम 3 जीत जाएंगे, एक नून लीग के पास जाएगी, इसी तरह नून लीग कहती है कि 3 हमारी हैं, 1 उनकी है। सो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे वो जो एक सीट कंफर्म्ड है, मेरा ख्याल है उस पर इलेक्शन नहीं है, वो तो लोगों को मालूम है। वो कौन-कौन सी सीट्स हैं? उसमें एक तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़हीर अब्बास खोखर है जो ओन चौधरी के भाई से मुकाबले में है, और दूसरा असद खोखर की एक सीट है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ खासा जोर लगा रही है, और वो जो मुबैना जाली वोट हैं वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकले हैं, वो जो अरेंज किए जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन माजे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा, लेकिन ये जो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, ये ज़हीर अब्बास खोखर और वर्सेस अमीन चौधरी साहब वाली, वहाँ कैंपों की सूरत बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, इसमें इशू ये है कि आप देख के आए? हाँ जी, क्या था सर थोड़ा सा? वहाँ पे नून लीग के कैंप्स भरे हुए हैं, और वहाँ के भी सोशल मीडिया पर तस्वीर भी हैं। वही आप खुद अभी साइंस का तस्करा निजामी साहब जो भी साइंस है, लेकिन अब तक की सूरत हाल में हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें हमें देखने की ज़रूरत यह है कि उसमें कुछ अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, कुछ देहाती है, नीम शहरी है। सो मेरा ये ख्याल है कि वो जब लीड आएगी ना शाम को, वो वहाँ पे फ्लक्चुएट करेगी कि 4000 इधर से आ गया, 6000 इधर से आ गया, तो उसके बाद जो काउंट बनेगा उसमें अगर हम नंबर्स देखें तो जो सोसाइटीज़ वाली जो पॉपुलेशन है उसकी वोट ज़्यादा है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एज जिनको मिलने का इम्कान है। वैसे भी जो इमरान खान ने यहाँ पर एड्रेस किया था गैदरिंग्स में, तो 2 जगहों के ऊपर जो टर्न आउट था, इसी ज़हीर के हल्के की हम बात करें, वो कोई 2500-3000 के करीब था। लेकिन जिस आपने बताया कि अर्बन साइड के ऊपर जब वो गए तो वहाँ पर 4-4.5 हज़ार के तौर पर अच्छा तगड़ा उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन की। तो ये वेरी करेगा कि किस जगह पर आप जाके देखते हैं और किस जगह पर जाकर कौन से लोग जो हैं वो किस बयानी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये ठीक है, एडवांटेज है उनका। यहाँ पे एक लोकल भी वहाँ पे इशू है, जो खोखर्स हैं उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है और उनकी जो राइवलरी है
वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सैफुल मलूक खोखर ग्रुप है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमें शिकस्त हुई थी उसका बदला भी हम लें। तो उनके वर्सेस जो ज़हीर अब्बास खोखर हैं जो पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, तो ये यहाँ का एक ये वाला मसला भी है कि वो दोनों जो ग्रुप्स हैं खोखर बरादरी के, उनकी अपनी अना का मसला भी है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, कोई लाहौर का दोस्त बताए, मेरे इल्म के मुताबिक ये जो सोसाइटीज़ आप बता रहे हैं इसके इर्द गिर्द जो रूरल एरिया है वो सारा खोखरों के गाँव है, ऐसे ही है? जी, ये बिल्कुल जितना भी एरिया है, जौहर टाउन, शमसानी और वहाँ से आगे जो शौकत खानम हॉस्पिटल है, ये वो सारे एरियाज़ हैं जो ज़री ज़मीन थी और यहाँ पे सारी खोखर बरादरी है। ये जना हॉस्पिटल से आगे जितना भी ठोकर न्याज बेग और चूंग तक का एरिया है ये खोखर बरादरी थी। और यहाँ पे फिर जब जब सोसाइटीज़ बनती गई तो वो ज़री ज़मीन सोसाइटीज़ में कन्वर्ट होती गई। तो बहरहाल उनके अंदर गाँव मौजूद हैं अभी भी। एरिया अच्छा, खोखरों का ही है। माजिद पिक दे देना, 2 सीटें 3 सीटें, मेरा ये ख्याल है जी कि 2+2 खुल के कोई बात 2+2 नहीं, है। आपको बाद में कोई कंप्लेन नहीं करेगा। नहीं 2+2 लग रहा है मुझे। 2+ यानी 2 पीटीआई को आप दे रहे हैं और 2 आप पीएमएलएन को दे रहे हैं। तलत साहब, ये तो हमारा सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो रजीम चेंज हम बड़ा सुन रहे थे, रजीम चेंज हो गया, रजीम चेंज हो गया, एक बहुत बड़ा चेंज आया है खान साहब के अंदर भी, वो पॉलिसी चेंज हो गई है। कौन सी पॉलिसी? अच्छा, लेकिन पहले ज़हीर अब्बास खोखर साहब हैं, वो कैंडिडेट है, उनका बड़ा जिक्र हुआ, मैं उनका उनको जिक्र पहले अभी हो रहा था तो सुन लेते हैं कि ज़हीर साहब क्या जी, कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका जिक्र भी हो रहा था, मुझे बताइए कि आपको मुबारकबाद दे दें कि इंतजार करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से बड़ी अच्छी पोजीशन पीटीआई की जा रही है और हमने यहाँ चंद्राई गांव में धांधली भी पकड़ी है। यहाँ के एक डीएसपी हैं कांजू और एक प्रिजाइडिंग अफसर सलीम पोलिंग स्टेशन नंबर 4 पे। यहाँ पर जो वो हमले से मिलके ये बाहर जो लोग बैठे हैं, जो फिजिकली मौजूद नहीं है लोग, या फौत हो चुके हैं या बाहर बैठे हैं, उनके वोट कास्ट करवा रहे थे, जो कि मैंने खुद जाके वहाँ पर पकड़ा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो अभी इधर जो है हमारी जो पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पे हमने आरओ को भी ये कंप्लेंट की है। तो बहरहाल एनीवेज हमारी पोजीशन माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है पूरे हल्के में। इंशाल्लाह ताला आपको हम जल्द खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी उस्मान साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, आपने ये कहा कि अभी से धांधली की जो है वो कोशिश हो रही है और आपने पकड़े भी हैं, तो आपके कुछ शवाहिद भी, सबूत भी आपने पेश किए हैं मीडिया के सामने या आरओ को आपने पेश किए हैं इस हवाले से खोखर साहब? जी, हमने धांधली पकड़ ली है और हमने बाकायदा तौर पर उसका सबूत भी हमने हासिल कर लिए हैं, आरओ को भी हमने बता दिया है। और ये जो लोग कुछ फौत हो चुके हैं उनके वोट कास्ट हुए हैं, और प्लस जो हमने एविडेंस पकड़ी है, एक बंदा जो है वो बाहर रह रहा है, उसका वोट कास्ट हुआ है और उस पर ये अमला जो है पोलिंग स्टेशन नंबर 4 का और डीएसपी कांजू, ये अमला मिलके नून लीग के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमारे वोटर्स को सुबह से ये हरास कर रहे हैं। प्लस ये कि यहाँ पर 6 पोलिंग स्टेशन थे, 6 पोलिंग बूथ थे, एक मर्दों का 3 औरतों के थे। इन्होंने जो मुतलका जो अमला है, इन्होंने डीएसपी के साथ मिली भगत से हमारे वोटर्स को, हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला और तमाम बूथ बंद करके और एक बूथ को कहा कि ये चलेगा। तमाम एजेंट्स को सुबह से ये हमें परेशान कर रहे हैं। अब हमने इनकी धांधली पकड़ ली है और मैंने इसका एविडेंस भी ले लिए, आरओ को भी हमने कंप्लेंट कर दी है विद एविडेंस भी। ऑलराइट, तो अब आप सेटिस्फाइड है ज़हीर अब्बास साहब? आप जो भी नतीजा आएगा आप उसको मान लेंगे? जी, मैं इंशाल्लाह इसके बावजूद हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक के फजल करम से ये धांधली के बावजूद हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंतजामिया आपके साथ इस सारी सूरत हाल के बाद खोखर साहब ताउन कर रही है, क्योंकि जिस तरह से शिकायती नंबर्स भी आ रहे हैं, डिस्प्ले भी हो रहे हैं, जी एक्शन क्या की लिया गया? आपने जो शिकायत की है इसके बाद, जो आपने कहा धांधली पकड़ी है, सबूत भी आपके पास है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, क्या आप उनकी शिकायत करें? हाँ, नहीं वो हो गई है, आरओ साहब को हमने कंप्लेंट कर दी है। अभी वो एक्शन देखते क्या लेते हैं। अभी हमारा जो हमने धांधली पकड़ी है, लेकिन अभी उस पर आरओ साहब ने कहा है कि आप चैलेंज करें। वो चैलेंज करके हमने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दी है आरओ को, और अब उस पर आरओ देखते हैं क्या, या इलेक्शन कमीशन उस पर क्या जो है वो उस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है ज़हीर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तहरीक इंसाफ के ये कैंडिडेट हैं PP 170 से। कंप्लेंट्स आर कमिंग एक्चुअली। जब अच्छे खबर की बात करते के साथ ही वो कहें कि धांधली हो रही है, तो आपको तवाज़न का एहसास हो जाना चाहिए कि असल में बात क्या कर रहे हैं। जो रिदम है जीत का, वो तो खैर अभी डिटर्मिन होगा। माजिद बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये 2 से लेकर 5 बजे तक जो है ना पता चलेगा कि किस तरफ स्विंग कर रहा है। लेकिन जो ही धांधली की बात करते हैं और कहते हैं जी कि हमें हराने की कोशिश की जा रही है, इंतज़ामिया भी बात कर रही है, गिल साहब धड़ाधड़ ट्वीट भी इसके ऊपर कर रहे हैं, इससे मुराद ये है कि ये एक तरह से प्रीएम्प्टिव एक्शन कर रहे हैं
कि अगर कहीं पे हमें 5-7 हज़ार की ठुक गई और अपसेट हो गया तो ये उसके लिए एहतमाम कर रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा, वैसे मेरे ख्याल में टीवी चैनल्स के ऊपर भी जब आप कैंडिडेट को बुलाएंगे तो वो दो बातें ही करेगा। अब इनके ओपोनेंट्स के साथ अगर आप बात करें तो वो यही बात करेंगे, धांधली के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन को निपटाने चाहिए कि पोलिंग स्टेशन का तकद्दस जो है वहाँ पर जिस किस्म का डिसिप्लिन है, वहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो ये इलेक्शन कमीशन को भुगताने चाहिए। Absolutely. जब रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर बैठ के ये बातें करने लगता है और जत्थे की बात करता है तो बिल्कुल खोखर साहब जैसे बयान लगता है, वो दुरुस्त बात नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक द लीड, दे हैव टू टेल अस कि हसास के ऊपर क्या काम हो रहा है, जत्थे पकड़े गए नहीं पकड़े गए, ये तारड़ साहब का काम बनता नहीं। सर तो क्यों नहीं ले रहे वैसे? खान साहब कह रहे हैं फरीद, मैं बहुत ज्यादा उतावली हो रही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो तारड़ साहब ने जो बात की कि इलेक्शन कमीशन लीड ले क्यों नहीं रनिंग की, काम तो उसका बनता है। वो ट्वीट कर रहे हैं, मुझे जो इल्जाम लगता है उसको जवाब दे रहे हैं, वो बड़े मुतहर्रिक हैं। लेकिन ये जो इशू है कि किसी जगह से असला पकड़ा गया और ये इल्जाम कि वो हंगामा करने वाले थे, ये बराह रास्त इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, उनको इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, खान साहब का भी शॉट तैयार है, वो रात को आया था, असल में मैं इसलिए बेकरार हो रही हूँ, कमेंट करने का मौका नहीं मिला, तलत साहब भी नहीं थे, हम में से कोई भी नहीं था, पता नहीं आए कुछ कहा और फिर चले गए। सुनवाइए जरा पहले जी इमरान खान साहब, क्या अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं बेचारे, इतना जुल्म उनके साथ, सुनवाइए। हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। वैसे तल्लत साहब एक चीज है, वैसे शर्ट आप लोग की मैचिंग है, ख्यालात मैचिंग हो या ना हो, इमरान खान जो है ये बिल्कुल वही कैफियत है, अपनी तरफ आप नहीं देख रही ना इमरान खान की तरफ। इमरान खान ने जो बयान किया है वो इंतहाई दिलचस्प है। एक तो ये उन्होंने ये साबित कर दिया कि एजेंसीज इतनी मुअद्दब थी, इतनी ताबेदार थी कि जब भी इमरान खान साहब मुश्किल हालात से दो चार होते थे और वो उनको कहते थे तो एजेंसीज वो हुक्म बजा लाती थी, तो ये साबित कर दिया। दूसरी बात ये कि वो एजेंसीज उन बंदों के जरिए चलाई जा रही थी जो इमरान खान के बड़े मंजूर नज़र भी थे, जो सुनते थे उनकी बात, जिनको रोकने के लिए वो इतना जो है वो पापड़ बेलते होते थे, जिनकी वजह से उन्होंने इतनी लड़ाई ली। तो ये तो साबित हो गया कि इमरान खान अपना निज़ाम कैसे चला रहे थे, एजेंसियां किस तरह उनके हुक्म की ताबेदारी करती थी। तीसरी जो दिलचस्प बात है जो इमरान खान के बयानी में आपको कंसिस्टेंटली नजर आएगी, उन्होंने ज़िंदगी में जितने भी काम किए हैं उनमें से जितने भी गलत काम हुए हैं, बहुत सारे गलत काम हुए हैं आम जिंदगी की तरह, उनमें से कभी भी उन्होंने कभी कोई कसूर नहीं किया होता, ये उनका कसूर नहीं होता, वो हमेशा किसी और का कसूर होता है। वो कभी एजेंसी का कसूर होता है, कभी हालात का, कभी तूफान का, कभी किसका, कभी जादू का टूने का, कसूर उनका नहीं होता। तो इस लिहाज से वो कंसिस्टेंट है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होगा कि देखा जाए कि उस वक्त एजेंसीज को चला कौन रहे थे और इमरान खान के उनके ताल्लुकात कितने अच्छे थे और कितनी ताबेदार एजेंसी है जी। आजकल अगर प्राइम मिनिस्टर एजेंसी को ये बात कहे तो एजेंसी वाले कहते हैं हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी हमने कहा और उन्होंने बजट। आज वाले प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वैसे आज वाले कहते हैं, आजकल के प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अच्छा, वैसे तलत साहब ये बताइएगा कि ये रिवायत थी क्या इससे पहले कि एजेंसियों से इस तरह के काम करवाए जाएं? ज़ाहिर हुकूमतें तो पहली तो नहीं है, कहीं हुकूमतें गुजरी हैं। पहली रिवायत जो थी वो एजेंसी से ऑटो पे होती थी, वो आज खुद ये काम करती होती थी। इमरान खान साहब के नीचे भी ऑटो पे रहीं। इमरान खान साहब को उन्होंने एक फार्मूला बना के दे दिया और उसके बाद इमरान खान साहब को कहा कि चलाएं। जब इमरान खान उस फार्मूले के मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स को इकट्ठा नहीं रख सके तो बार बार फिर उनको दरख्वास्त करनी पड़ती थी और बार बार वो ट्रबल शूटिंग करते थे। सेनेट चेयरमैन का मामला उठा के देख लें। अच्छा, जो चीज़ें इमरान खान ने खुद करने की कोशिश की, डस्का का इलेक्शन जो है वो बहुत ही उसके भयानक नतायज तो ये भी देखें कि जो एजेंसियों ने काम किया वो काम पक्का करते थे और जो इमरान खान का खुद काम करते थे काम कच्चा करते थे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जो कि मैं मुझे ब्रेक में है ना, चाय आ गई है, इतनी देर के बाद चाय आई है, चाय तो रखने दे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम अपनी चाय भी पियेंगे, रिफ्रेश भी होंगे उस्मान साहब एंड ऑफ कोर्स माजिद निजामी साहब की तरफ भी बढ़ना है इसी रिजीम चेंज, पॉलिसी चेंज के ऊपर इनकी राय जानने के लिए। विल बी बैक।
वजह आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मैराथन ट्रांसमिशन हमारी इन ज़िंदगी इंतखाबात के हवाले से जारी है। बार बार मुझे रिपीट करना पड़ा है, लेकिन ज़रूरी है उन तमाम नाजरीन के लिए जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है कि 14 अज़ला के 20 हल्कों के अंदर ये इलेक्शन हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन माना जा रहा है, बिकॉज ये आने वाले जनरल इलेक्शन का जो ग्राउंड है उसको सेट करेगा। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊँ जो कि आपको नज़र आ रहे हैं वेरी एक्टिव एंड वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसमिशन, मुझे मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ज्वाइन किया। ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हालात आपके कंट्रोल में है? आर यू विनिंग टुनाइट? इंशाल्लाह, जाहिर सी बात है जब आप मैदान में उतरते हैं, ये तो कप्तान ने खुद बताया हमें। आप कप्तान की बात को फॉलो करेंगे ज़ुबैर साहब? मतलब आर यू फॉलोइंग हिम? भी हैं, थोड़ी बहुत अच्छी की हैं, बहुत अरसे पहले की थी अच्छी बातें, उसके बाद सब भूल गए। उसके बाद पहले अच्छी बातें करते थे, अब नहीं करते। पहले अच्छी बातें करते फिर आगे वो बताते हैं वो क्या कुछ करते रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल होते रहे हैं या करते रहे। तो नहीं, बेसिक रूल होता है कि व्हेन यू गो इन एनी कॉन्टेस्ट, तो जाहिर सी बात है आपको यू हैव टू बी इन अ पॉजिटिव फ्रेम। और पीएमएलएन के लिए मैं एक चीज कहता हूँ, देखें अजीब बात ये होगी कि अगर अल्लाह न करे रिजल्ट कॉन्ट्रेरी टू आवर एक्सपेक्टेशन आते हैं, तो वो बिगेस्ट सरप्राइज होगा फॉर ओवर 2 decades और 3 decades। 1988 से पीएमएलएन जीत रही है पंजाब में। सो इस दफा क्या एक ऐसी चीज है, और मैं ये भी बता दूं कि 2018 का जो अच्छा ज़ुबैर साहब रुकिएगा, कंप्लीट करने दें प्लीज। अच्छा मुझे सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना है, आप ही की कॉलीग हैं सर, आप मेरे साथ रहिए। आप ही की कॉलीग है मरियम औरंगजेब साहिबा, वो भी हैं, उनको भी बस मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना है। मरियम अस्सलाम वालेकुम, प्लीज स्टे विद अस। ज़ुबैर साहब कंप्लीट कर ले, विल कम टू यू। जी ज़ुबैर साहब कंटिन्यू। जी, मैं ये कह रहा था कि 2018 का जो इलेक्शन था वो 1 साल की धांधली के बाद था, जिसमें तोड़ फोड़ भी की गई, डिस्क्वालिफिकेशन भी की गई, और इलेक्शन डे के दिन भी जो हुआ और फिर पोलिंग काउंटिंग वो सब, उसके बावजूद पंजाब में जो ऑफिशियल वोट्स थे पीएमएलएन के सबसे ज्यादा थे, ऑफिशियल सीटें सबसे ज्यादा थी। तो उस इलेक्शन में, और जब 1 पेज भी चल रहा था और सब कुछ था, तो बावजूद इसके कि हम जीत गए थे, तो अभी ऑब्वियसली एंड विद पुअर परफॉर्मेंस लास्ट 4 साल की पीटीआई की, और गवर्नेंस और करप्शन और तमाम चीजें, तो मेरा नहीं ख्याल है कोई सेंस बनता है कि पीएमएलएन के अलावा पीटीआई शुड एक्सपेक्ट कोई 4-5। स्टे विद अस ज़ुबैर साहब, स्टे विद अस। तलत साहब एंड द रेस्ट ऑफ द पैनल वांट टू आस्क अ क्वेश्चन विद यू, लेकिन मैं जरा मरियम औरंगजेब साहिबा को शामिल करूं। मरियम अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मरियम, ज़ुबैर साहब की पता नहीं आपने बात कितनी सुनी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि कितनी सीट्स आप निकाल लेंगे तो आप समझेंगे कि ये आप सेफ जोन में है और ये आपकी विक्ट्री है। मतलब हम लोगों की प्रेडिक्शन तो छोड़ दीजिए, लेकिन पीएमएलएन अपने लिए उन्होंने क्या काउंट तैयार किया है कि ये आपका बेंचमार्क है? कल वाले इस्तीफे को अभी पूछ लें जो लीग के लोगों ने इस्तीफे दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनेश, पहली बात तो मैं कोई भी कैटेगोरिक, आपको जाहिर है हमारे सर्विस भी हैं, हमारा एक एस्टिमेट भी है, हमारा एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होमवर्क भी है, तो हमें अंदाज़ा है इंशाल्लाह के जो अक्सरियत और मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फतह हासिल करेगी पंजाब की। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप अगर सुबह से जो मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह पोलिंग स्टेशन के ऊपर धावे बोलकर, किस तरह प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे धावे बोलकर, कारकुनों के दरमियान इश्तियाल अंगेजी करके, और हर जगह एक रोना धोना शुरू हुआ है, तो मजीद इस बात को और इस यकीन को पुख्ता करती है कि इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम 4 साल जो इमरान खान साहब की कारकर्दगी रही है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो मुल्क के अंदर माशी तबाही हो, और जिस तरह का फितना, फसाद, नफरत, सोशल फैब्रिक को जिस तरह तबाह किया गया, और फिर 9 साल खैबर पख्तूनख्वा में ये पाकिस्तान की आवाम जिनके चूल्हे बुझे 4 साल, जिनकी नौकरियां गईं, 1 करोड़ नौकरी की बजाय 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 50 लाख घरों की बजाय लोगों को घरों के किराए के काबिल छोड़ा नहीं। फिर जो ये तमाम कारकर्दगी आवाम के सामने, हमें आवाम को बताने की जरूरत नहीं जिन्होंने चीनी 120 रुपए किलो खरीदी है 55 रुपए से, हमें बताने की जरूरत नहीं जिन्होंने आटा 110 रुपए किलो खरीदा है पाकिस्तान में, जिन्होंने 3 गुना बिजली महंगी खरीदी है पाकिस्तान में, और फिर जो लास्ट 2-3 माह में जिस तरह माशी बारूदी सुरंगें बिछाई गई। पाकिस्तान की आवाम बहुत बाशऊर है, अपने वोट का इस्तेमाल करना जानती है। लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि इस गुंडागर्दी माइंडसेट जो सुबह से हो रहा है,
डंडे लेकर असला बरामद हो रहा है, शनाख्ती कार्ड बरामद हो रहे हैं, धांधली की कोशिश की जा रही है। ये हरकतें ना करें। अवाम को वोट डालने दें, अवाम अपने घरों से निकले, अपनी वोट की पर्ची के जरिए ये तब्दीली लेकर आए और उन लोगों को वोट दे जो वो समझते हैं कि अहलियत भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, तजर्बा भी रखते हैं और इंटेंशन भी रखते हैं मुल्क को ठीक करने की। जी तलत साहब। जी मरियम, आपने जिक्र किया कि आप जीत जाएंगी अक्सरियत से, तो अक्सरियत तो 20 में से 9-11 भी है, लेकिन 11 जो है ना डजंट डू द ट्रिक फॉर यू, कंसिडरिंग कि कल का एक इस्तीफा भी है तो आपके नंबर्स कम है। तो हम कंफर्टेबल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। आप हमें ये लॉस्ट हर किसकी कॉल ड्रॉप हुई है? तलत ये मरियम की? मैं तलत सुन रही हूँ आपकी बात। जी गो अहेड। तो आप ये बताइएगा कि 11 भी अक्सरियत बनती है, लेकिन 11 जो है वो चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कायम रखने के लिए काफी नहीं है। तलत, मेरे ख्याल में आपने मेरी लाइन से भारी अक्सरियत का लफ्ज नहीं सुना। अक्सरियत मेजॉरिटी आई नो कि कहाँ होती है, लेकिन हम इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे और इतनी अक्सरियत से जरूर जीतेंगे कि ये जो वाज़िया फर्क है कि अवाम किसको अपना नुमाइंदा चुनना चाहती है, और हमजा शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह 22 तारीख को एक भारी अक्सरियत से दोबारा वजीर आला पंजाब बनेंगे। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि अभी आपने जिक्र किया कि ये गुंडागर्दी है और असला बरामद हुआ। अभी तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने अपने ट्वीट्स का भी जिक्र किया जिसमें तस्वीर भी शेयर की गई। मेरे सामने जो स्पोक्स पर्सन है हारून शनवारी इलेक्शन कमीशन के, उनका बिल्कुल रीसेंट ट्वीट मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं जी कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल रूम में 13 शिकायत रिपोर्ट हुई हैं, वो तमाम तर फौरी तौर पर हल कर ली गई हैं और इनका ज़्यादातर का ताल्लुक वोटर्स के बाहमी तसादम से है। इसमें तो उन्होंने किसी जत्थे का जिक्र नहीं किया, किसी असले वाले का जिक्र नहीं किया, किसी गुंडागर्दी का जिक्र नहीं किया। तो ये कहाँ पे हो रही है गुंडागर्दी जो इलेक्शन कमीशन के नोटिस में नहीं? अगर आप इसके साथ साथ ही एक अभी रिपोर्ट देखें, और मैं तमाम बात जो आपसे की है मैं तमाम जिम्मेदारी के साथ करूंगी। एक फैक्ट्री में शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो जाने की कोशिश की, वही जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो पहुंच गए और ये जो बाहमी फसाद, और उन्होंने फिर बयान दिया कि किसी किस्म का कोई जाली वोट अंदर, किसी किस्म की कोई मोहरें नहीं लग रही। मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए इलेक्शन कमीशन के रोल को जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि जिस तरह वो तेजी के साथ रिड्रेसल कर रहे हैं ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ बाहमी तसादुम, और जहां जहां ये सर जहां फाड़ा गया, पीपी फैसलाबाद और लाहौर की जहां तसादुम हुआ और लाहौर में जहां सर फाड़ा गया, फौरी इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम पहुंची और उन्होंने इसका नोटिस लिया और जो पीटीआई के लोग थे उनको वार्न किया। ये तमाम चीजें साथ साथ हो रही हैं और बहुत ही इफेक्टिव हो रही हैं, जिसकी वजह से एक तसलसल जो है, जो इनकी हरकतें हैं वो इम्पैक्ट नहीं कर रही। वोटर भी आ रहा है और वोट भी डाले जा रहे हैं। जहां ये तसादुम हो रहे हैं स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वजीर दाखिला पंजाब, जो भी इन्होंने प्रेस टॉक भी की अता तारड़ साहब ने, वो भी आप देखें कि हर जगह जिम्मेदारी के साथ, और जो वजीर दाखिला वफाक राना सनाउल्लाह साहब, उनकी टीम्स भी हर जगह मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जो भी हरकत करने की कोशिश करेगा, कानून तो अपना रास्ता लेगा, लेकिन पुरअमन तरीके से वोटर को वोट कास्ट करना यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को पूरा किया जा रहा है। ठीक है मरीम साहब, फरीद रईस बात कर रहा हूँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आपकी ये तवक्कुआत है कि भारी अक्सरियत से आप लोग इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। दूसरी तरफ खान साहब ऑलरेडी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि साफ और शफाफ इंतखाबात अगर हों, और उनकी वो डेफिनेशन यकीनी तौर पे वेग है बड़ी, उसकी जो डेफिनेशन है साफ शफाफ, उनके लिए तो ये होगा कि वो जीत जाए। लेकिन आप अगर भारी अक्सरियत से जीतते हैं तो इंतखाबात के बाद जो उनके एहतजाज और उनका जो नैरेटिव है, पहले उन्होंने जो एंटी अमेरिकन साजिश, अब वो जो धांधली और इन तमाम चीज़ों का नैरेटिव उनके सामने तैयार खड़ा होगा, जो अब से इलेक्शन से पहले, इन बाय इलेक्शन से पहले बनाना शुरू कर भी दिया है। कैसे इस चैलेंज को निपटेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल, देखिए मैं समझती हूँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं समझती हूँ ये किसी किस्म का भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये हमें आदत हो गई है इस रोने की, इस मातम की। 2013 में अगर आप देखें तो यही रोना था, उसके बाद वो कमीशन भी बन गया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई जुडिशल कमीशन की, इन्होंने फिर ना माना, किसी जगह पे सबूत पेश नहीं कर, तो ये अब हमें आदत होगी इसको काउंटर करने की। इंशाल्लाह जितने इफेक्टिव वो हैं इस रोने में, इतने इफेक्टिव हम हो चुके हैं इनके इस रोने को काउंटर करने में। पाकिस्तान की आवाम जानती है, जो वोट देगा उसको पता है वो किसको वोट दे रहा है, अपने नुमाइंदे को। तो इंशाल्लाह जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे वो पाकिस्तान की आवाम मानेगी, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह
विजिलेंस के साथ जिस तरह इफेक्टिव तरीके से ये तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, वो एक खुद गवाही। और अभी आप देखें एक इनका लाहौर में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं है, ये इलेक्शन पुलिस और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी मुतनाज़ा बना दिया है। नहीं, मुतनाज़ा इनके बना, जो खुद मुतनाज़ा हो उनको वो अदारों को मुतनाज़ा नहीं बना सकते। जो खुद ये तमाम एस्टैब्लिश्ड मुतनाज़ा लोग हों, ये इनके चेहरे मुतनाज़ा हो चुके हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी खुद एट स्टेक के ऊपर है। तो ये लोग जो होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया है, वो लोग दूसरों को मुतनाज़ा अब नहीं बना सकते। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको सादिक और अमीन का भी सर्टिफिकेट दिया था मरियम, लेकिन चलें अपना नहीं, आप मुझे पीटीआई का बता दें, वो कितनी सीट्स लेंगी 20 में से, ये तो बता दें आज। कितनी सीट्स लेंगी? देखिए, अभी आपने पीटीआई का धांधली का जो रोना है उनका, उसके सवाल पिछला किया था। अगर मैंने वो सीट बता दी कि हम कितनी लेंगे और वो कितनी लेंगे, फिर कल जो रोना और मातम होगा उसमें मेरी, यानी इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं उसका असर हो रहा है। तो एक दिन पहले कह दिया था, अगर खान साहब कह रहे हैं कि धांधली हो रही है और आप उस वजह से अपने अल्फाज को कंट्रोल कर रही है, मतलब पहला असर तो मरियम आप पर हो गया। आपको दिनेश, मैं एक बात बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं कि मैं इमरान खान साहब के किसी बयानिए से डरती नहीं, क्योंकि उनका हर बयानिया झूठ के ऊपर मबनी होता है। मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से सच बोलने से कभी नहीं डरती। लेकिन मसला तो ये है ना मरियम साहब, लोग उनके बयानिए को बाई कर रहे हैं। जवाबत हैं, उनके SOPs हैं जिनका मैं एहतराम करती हूँ। इंशाल्लाह शाम को जिसको जीत होगी उसकी अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, यू आर नॉट टेकिंग योर पिक, यू वांट टू प्ले सेफ हियर, राइट? नो, आई नो, आई एम नॉट प्लेइंग सेफ, आई एम प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। ऑल राइट, ठीक है। और किसी को कोई सवाल करना है? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट मरियम, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एंड फॉर टुनाइट। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू से क्या लग रहा है भाई? आपको नंबर नहीं उन्होंने बताया। आपने देखा था ना 2013 में, हाँ। जो सारा इमरान खान साहब का बयानिया था वो शुरू यहाँ से हुआ था कि नवाज शरीफ ने तकरीर पहले कैसे कर दी। नहीं तो यही होना था अगर आज ये बता देती। एक मरियम साहबा का बयान आज तक, बाद एक मरियम साहबा का बयान आज तक इमरान खान साहब ने जलसों में चला रहे हैं कि मेरी तो कहीं पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इनका भी बयान चल रहा था कि एक दिन पहले कह दिया था इतनी सीटें जीत रहे हैं। तो मतलब इन्फ्लुएंस हो गई ना नून लीग। सबसे पहले तो बयानिया नून लीग ने बाय कर दिया। उस वक्त से लेकर अब तक एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और उसका आगाज 2013 से हुआ। 2018 में वो नई साइंस में तब्दील हो गई और इस मरतबा जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके अंदर तो आप समझें कि वो अहम जुज़ बन गया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपनी स्ट्रेंथ को असेस करने का, वो है लोकल सर्विस। और वो लोकल सर्विस जो है वो इंडिपेंडेंट इदारों से करवाए जाते हैं। और इस मरतबा भी जो सर्विस करवाए गए, मैं आपको बताऊं, PTI और PMLN ने वही लोग इस्तेमाल किए हैं, मतलब एक ही इदारा इस्तेमाल किया अपने सर्विस करवाने के लिए। लेकिन ये सर्विस होते बहुत ज़बरदस्त हैं और इसमें आपको कैंडिडेट का स्टैचर पता चल जाता है, आपको आप मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड लॉस पता चल जाता है, इसमें आपको पता चल जाता है कि मेन इश्यूज़ क्या हैं और बहुत ही मुफस्सल सर्वे होते हैं। उन सर्वेज़ की मौजूदगी में जब आप, और इन्होंने सर्विस देखे हुए हैं, जब आप ये सवाल करते हैं तो वो ज़्यादा ऑकवर्ड उनके लिए होता है क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और वो बसा औकात प्रिसाइसली फोरकास्ट कर सकते हैं कि जीत क्या होगी और हार क्या होगी। तो अगर प्रिसाइसली फोरकास्ट वो दे दें सर्विस की बुनियाद पर तो उससे भी बड़ा रफड़ पड़ेगा जो पहले पड़ता होता था। तो इस वजह से सर्विस में मेरे ख्याल में जो बात करें भारी अक्सरियत ये सर्विस इनको माजिद, इज PMLN इन अ कंफर्टेबल पोजीशन? मेरा ये ख्याल है जो आप बात कर रहे थे ना, इंडिया में ये ट्रेडिशन बन चुकी है अभी तक, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका रिवाज नहीं है। एग्जिट पोल्स के नाम से वहाँ पे जितनी भी चीज़ें की जाती हैं वो क्रेडिबल होती हैं और लोग उन्हें बैक एंड के ऊपर बहुत होता है। और ये अब इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए 3 सर्वेस करवाए गए, 3 महीने पहले करवाए गए, 1.5 महीना पहले करवाए गए और 1 हफ्ता पहले करवाए गए और दोनों जमातों ने करवाए और बहुत ही मुफस्सल सर्वेज हैं। विश मैं आपको शायद दिखा भी सकता हूँ एक आध, उसमें आपको पता चलेगा कि और 4-4, 5-5 स्लाइड्स पर मबनी है कौन सा धड़ा किस तरफ जाएगा, कितना मार्जिन है। ये लाहौर के बाद सीटों के अंदर मेरा ख्याल है बता दें तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। होल्ड इट, मुझे हेडलाइन ब्रेक की तरफ जाना है क्योंकि आई डोंट वांट टू ब्रेक द टेम्पो। तो एक हेडलाइन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तलत साहब के पास जो मुफस्सल सर्वेज हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। विल बी बैक शॉर्टली।